उदयपुर शहर के मध्य सूरजपोल में अवस्थित राजस्थान महिला विद्यालय नारी सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल। एक ऐसा शैक्षिक वटवृक्ष जिसने अपनी मजबूत जड़ों के साथ हुई एक संस्था। वैसे तो कई शाखाएं हैं, परंतु आज मैं आपको ले चलती हूँ इसकी एक शाखा राजस्थान महिला गिलड़ा उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर। विशाल भवन, कई कक्षों, खेल मैदानों, विभिन्न प्रयोगशालाओं से सुसज्जित यह विद्यालय कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों के विषयों का श्रेष्ठ शिक्षण करा नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उक्त विद्यालय विभिन्न शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों का संचालन करते हुए नगर स्तर पर अग्रणी विद्यालयों में से एक है। 30,000 पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं से सुसज्जित पुस्तकालय ज्ञान निधि को संचित कर रहा है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, चित्रकला कक्ष, कंप्यूटर प्रयोगशाला बालिका शिक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा कर रही है। खेलकूद प्रतियोगिताओं का प्रतिबिंब खेल मैदान अपनी भव्यता पर इठला रहा है। माँ सरस्वती का यह प्रांगण प्रातः वंदन से शिक्षा की निधि लुटाने को आतुर रहता है। सरस्वती के इस प्रांगण में वर्ष पर्यंत उत्सवों एवं पर्वों से हर्षोल्लास का वातावरण बना रहता है। विभिन्न प्रतियोगिताओं से छात्राओं में प्रतिस्पर्धा एवं श्रेष्ठ आने हेतु कठिन परिश्रम, लगन एवं निष्ठा की भावना जागृत होती है। कई विद्यालय एवं अंतर विद्यालय जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। एनसीसी एवं गाइड की प्रवृत्तियों ने छात्राओं का सर्वांगीण विकास करने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। इस उत्तरोत्तर प्रगति की नींव की ईंट विद्वान एवं गुणी। स्वागत है आपका एक बार फिर से इतिहास कक्षा 12 की क्लास में। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है इस विषय में चैप्टर नंबर 2, जिसके अंतर्गत हम मौर्य साम्राज्य के बारे में देख चुके हैं। मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त शासकों का राजनीतिक इतिहास देख चुके हैं, मतलब प्रमुख जो शासक हुए थे उनके बारे में देख चुके हैं। इसके अलावा हमने देखा है गुप्त काल के दौरान कला का किस प्रकार से विकास हुआ था। कला के अंतर्गत हम मूर्ति कला, वास्तुकला, चित्रकला के बारे में देख चुके हैं, भवन निर्माण कला के बारे में देख चुके हैं। उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में कितना प्रगति हुई थी अपने देश की, उसके बारे में देख चुके हैं। और आज का जो हमारा विषय, हमारा जो क्लास संबंधित है, टीचिंग क्लास, वो संबंधित है गुप्त काल के दौरान आर्थिक जीवन से संबंधित या देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित आज का टॉपिक है। और टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट, आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे इस चैनल को। और सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद एक वीडियो जो है वो आपके यूट्यूब पे आ पाता है, और एक वीडियो को करीब 4-5 प्रोसेसिंग से उसको गुजारना होता है, तब जाकर के एक वीडियो पूरी तरह से बनता है, जिसमें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो कृपया उसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गुप्त काल के दौरान आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन के सभी पक्षों, जिसमें कौन कौन से पक्ष आते हैं आर्थिक जीवन में? कृषि, क्योंकि भारत हजारों सालों से लेकर के आज तक भी अगर देखा जाए तो कृषि प्रधान देश है। और पशुपालन, भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से इन्हीं दो के ऊपर निर्भर है। और ज़्यादातर जनसंख्या, आज भी देश की 70% से अधिक जनसंख्या कृषि और पशुपालन के ऊपर निर्भर है। ठीक है। इसके बाद उद्योग, शिल्प और व्यापार की उन्नति से संबंधित है हमारा आज का आर्थिक जीवन। तो सबसे पहले बात करते हैं कृषि की। कृषि के बारे में हमें जानकारी मिलती है गुप्त काल की, वो मिलती है हमें बृहद संहिता और अमरकोश, इन 2 ग्रंथों से। ठीक है। कृषि व्यवस्था जो उस समय डिपेंड थी, मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर थी। ठीक है। वर्षा होगी तो कृषि होगी, बाकी कृषि नहीं होगी। फिर अब बहुत बार क्या होता है, कृषि नहीं होती है, वर्षा बराबर नहीं होती है, तो कृषि में भी कमी आ जाती है, फसलों के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए उस समय के राजाओं ने क्या किया था, सिंचाई सुविधाओं का इन्होंने विकास किया था।
जिसे सुदर्शन झील का पहले नाम आया था। सुदर्शन झील जैसे बड़ी बड़ी झीलें और बांध क्यों बनवाए? ताकि वहाँ से नहरें निकाल करके किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाए, ताकि उससे फसलों का उत्पादन हो। ठीक है। इसके बाद हल में लोहे के फाल, जो हल होता है ना, हल इस तरह से होता है, ठीक है ना, और नीचे की साइड पे जो कि ज़मीन के अंदर चलता है, खेत के अंदर चलता है, ज़मीन में चलता है, नीचे वाला हिस्सा हल का नीचे वाला ज़मीन के अंदर रहता है, लकड़ी का होता है, तो नीचे की तरफ लोहे का ऐसा फाल लगाया जाता है, ठीक है ना। वो लोहे का फाल, उसका प्रयोग शुरू हुआ। फिर बीजों की गुणवत्ता, जो बीज खेत में बोए जाते हैं उनकी क्वालिटी पर इसमें काफ़ी ध्यान दिया गया, यानी कि उसको रोगाणु नाशक बनाना, यानी कि पहले उस बीज का उपचार किया जाता था, ताकि जब पौधा लगे तो उसमें किसी प्रकार से कीड़े या कीट उसमें ना लगे, ताकि फसलें खराब ना हो। फिर भूमि की उर्वरा शक्ति, यानी कि उसका उपजाऊपन, फर्टिलाइज वाला जो इसका गुण होता है भूमि का, ज़मीन का, उसको बढ़ाने के बारे में भी उस समय के विद्वानों ने काफ़ी खोज की थी, प्रयास किया था, उसके प्रयासों का उल्लेख मिलता है। फिर सुदर्शन झील का उस समय पुनर्निर्माण हुआ था। सुदर्शन झील का नाम फिर से आ गया है। किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है ना। तो पुनर्निर्माण हुआ था इसके समय में, किसके समय में? स्कंदगुप्त जब राजा था, गुप्त शासकों में उस समय। फिर कपड़े बनाने की कला, कपड़े किससे बनाए जाते हैं? कपास से, यानी कि कपास की खेती भी उस समय होती थी। कपास से रुई निकालते थे, रुई से क्या बनता था? धागा बनता था, और उस धागे से क्या? कपड़े बनते थे। और रेशम के कपड़े के निर्माण का उस समय पता चलता है, रेशम के कपड़े। फिर रेशमी, मलमल, ऊनी और सूती वस्त्रों का उस समय निर्माण होता था, और उनको विदेशों में भी उसको निर्यात किया जाता था, यानी कि कपड़ों का, जिसमें खास तौर से मलमल, रेशमी, सूती वस्त्रों का विदेशों में निर्यात होता था, उस समय व्यापार होता था इसका। अब बात करते हैं हम आभूषण निर्माण की, यानी कि ज्वेलरी निर्माण उस समय काफ़ी उन्नत अवस्था में था। स्वर्ण यानी कि गोल्ड और रजत यानी कि सिल्वर के आभूषण, ज्वेलरी उस समय बनती थी। और बृहद संहिता में 22 प्रकार के रत्न यानी कि डायमंड्स, हीरे, इनके बारे में बताया गया है। और इनका उपयोग कहाँ होता था? रत्नों का आभूषण बनाने में इनका निर्माण होता था, ठीक है ना। आज भी जब सोने चांदी के, खासतौर से सोने के जो आभूषण बनते हैं, तो उसमें रत्न जड़वाए जाते हैं, डायमंड्स जड़वाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम श्रेणी संगठन की। हाँ जी, क्या समस्या है? डॉक्टर साहब, हमें नींद बहुत आती है, मैं पूरा दिन सोता रहता हूँ। कौन सा फोन यूज करते हो? ये नोकिया 1100। सन 47 का तो फोन यूज कर रहे हो। एक स्मार्टफोन लिख कर दे रहा हूँ, जी ठीक है? जी जी। उसमें जियो का सिम लेकर फेसबुक, व्हाट्सएप और टिकटॉक डाउनलोड कर लेना। अच्छा सर जी। सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। ये लीजिए। श्रेणी संगठन, श्रेणी का मतलब होता है क्लास, यानी कि शिल्पी, उद्यमी, व्यापारियों के अपने अपने संगठन थे। यानी कि जो अलग अलग व्यवसाय, उद्योग होते थे, उन उद्योगों का अपना अपना संगठन होता था। यानी कि संगठन को क्या कहते हैं? संघ। जैसे व्यापार संघ होते हैं ना, जैसे बापू बाजार व्यापार संघ है ना, बड़ा बाजार व्यापार संघ, कपड़ा व्यापारी संघ, किराना व्यापारी संघ, इस तरह से। तो उस समय जितने भी प्रकार के बिजनेस होते थे, उन बिजनेस के लोगों का अपना अपना ग्रुप होता था, संघ होता था, है ना, कमेटी होती थी, ठीक है। और वो कमेटी अपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के उपाय करती थी। और अगर किसी व्यापारी को कोई परेशानी आती थी, तो वो उस व्यापारी से संबंधित जो कमेटी होती थी, वो उसकी हेल्प करती थी। तो इनको क्या कहा जाता था उस समय? श्रेणी कहते थे, निगम कहते थे और गण कहते थे। 3 तरह के नाम इसके लिए प्रचलित थे उस समय। अब बात करें व्यवसाय संचालन के लिए, तो व्यवसाय जब संचालित किया जाता है, तो उसके लिए ये कमेटियाँ का क्या करते थे? नियम बनाती थी। जैसे कोई भी व्यापारी बेईमानी नहीं करेगा, इस तरह के नियम बनाते हैं ना, इस तरह से। और साथ ही इनका क्या होता था? एक कोष होता था। कोष जैसे आप कह सकते हैं बैंक, ठीक है ना। उसमें वो व्यापारी क्या करते थे? कुछ डोनेशन देते थे उसमें। और वो डोनेशन जो है, बाद में जब किसी व्यापारी को ज़रूरत पड़ जाए अचानक पैसों की, है ना, कहीं से माल मंगवाना हो, किसी को पेमेंट करना हो, पैसे नहीं हो और अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो क्या कर सकता था?
वो अपनी श्रेणी में, जो भी उसकी श्रेणी होती थी बिजनेस की, वहाँ जाकर के वो पैसे ले सकता था और काम हो जाने के बाद पैसे वापस जमा करा सकता था। तो इस तरह से ये क्या है, एक बैंकर का कार्य करता था, बैंक के रूप में कार्य करता था। अब श्रेणियाँ उस समय आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न थी। हर व्यापारी, क्योंकि पता है कि ज़रूरत पड़ने पर वो श्रेणी मेरे काम आ सकती है, तो हर व्यापारी जो है उसको जब चंदा देता था, डोनेशन देता था, तो श्रेणियाँ आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न थी, धनवान थी, और इनके द्वारा सामाजिक कार्य भी करवाए जाते थे। सामाजिक कार्य में जन सुविधाओं से संबंधित, जिसमें यात्री, जैसे कोई बाहर से यात्री आ रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए सभागृह, फिर पानी की व्यवस्था, जैसे प्याऊ की व्यवस्था होती है ना अपने आसपास मार्केट में, जलपान की व्यवस्था होती है, होटल की व्यवस्था होती है ना, ठहरने के लिए क्या बोलते हैं, सराय की व्यवस्था होती है, तो उस तरह से। फिर जलाशय जैसे तालाब, झीलें वगैरह, इनको बनाने पर भी, इनमें सुधार करवाने पर भी वो कार्य करते थे। फिर उद्यान की बात करें, उद्यान यानी कि गार्डन और मंदिर, इनका निर्माण भी वो समितियां करवाती थी। अब बात इसमें एक वर्ड आ रहा है ज्येष्ठक। ज्येष्ठक क्या होता था, श्रेणी का प्रधान होता था। श्रेणी का प्रधान मतलब उस श्रेणी का प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, उसका अध्यक्ष प्रेसिडेंट होता था, है ना। और ये प्रेसिडेंट वाला पद जो क्या होता था, वो आनुवांशिक होता था, यानी कि अगर एक आदमी मर जाता था तो बाद में उसका प्रधान उसका बेटा ही बनता था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आनुवांशिक सिस्टम, हायरार्की सिस्टम। अब श्रेणियों के ऊपर निगम संस्था होती थी, अलग अलग व्यापारियों की जो श्रेणी होती थी, उन श्रेणियों के ऊपर निगम होती थी, ठीक है ना, निगम और नीचे श्रेणी, ठीक है। अब एक निगम के नीचे बहुत सारी श्रेणियां हो सकती थी, ठीक है, ऊपर निगम होता था। फिर अगर कोई व्यापारी नियमों को तोड़ता, बेईमानी करता या किसी प्रकार का कोई रूल अगर वो तोड़ता, रूल ब्रेक करता, तो उसके ऊपर उसको दंड दिया जा सकता था। अब इसमें अब कुछ वर्ड आ रहे हैं, जैसे सार्थवाह। सार्थवाह मतलब जो व्यापारी, जो प्राचीन काल में व्यापारी घोड़ों के ऊपर बैठ कर जाते थे, ऊँटों पर बैठ कर जाते थे, बैलगाड़ियों में बैठ कर के जाते थे, तो व्यापारियों का पूरा एक ग्रुप होता था। एक बार में यात्रा करने वाले बहुत बड़ा ग्रुप होता था, बहुत सारे लोग एक साथ यात्रा करते थे। तो यात्रा करने के दौरान उनका जो लीडर होता था, नेता, ठीक है ना, उसको कहते थे सार्थवाह। और श्रेष्ठी कहते थे निगम के प्रधान को। निगम का जो हेड होता था, उस हेड को श्रेष्ठी कहा जाता था, यानी कि निगम का हेड या प्रेसिडेंट श्रेष्ठी कहलाता था। और ज्येष्ठक कौन होता था, वो श्रेणी का प्रेसिडेंट होता था। अब बात करते हैं गुप्तकालीन व्यापार और उद्योग। गुप्त काल में व्यापार और उद्योग किस अवस्था में थे? देख के वैष्णो माँ की मूरत, तेरी सूरत याद आए। सच कहता हूँ अब तेरी हर एक नसीहत याद आए। तू कहती थी अपने घर की रूखी सूखी अच्छी है, झूठी है दुनिया की दौलत, तेरी ममता सच्ची है। उसके बारे में तो गुप्त काल के दौरान विकसित अवस्था में थे। व्यापार और उद्योग काफ़ी डेवलप हो चुके थे। आंतरिक व्यापार पे यानी कि देश के अंदर व्यापार करना और विदेशी व्यापार दोनों ही काफ़ी उन्नत अवस्था में थे, काफ़ी डेवलप्ड विकसित अवस्था में थे। अब आंतरिक व्यापार के मार्ग क्या थे, यानी कि आंतरिक व्यापार, देश के अंदर व्यापार किस मार्ग से होते थे? एक तो सड़क मार्ग से, ठीक है, और दूसरा था नदी मार्ग से, यानी कि नदियों के अंदर। आज तो नदियाँ जैसे सूख गई, आज तो नदियों में पानी ही नहीं आता है ना, क्योंकि बारिश होती नहीं है, पानी आता ही नहीं है। तो उस समय क्या है कि वर्षा अच्छी होती थी तो पानी भी अच्छा रहता था, पूरे वर्ष भर अच्छा पानी रहता था नदियों में। तो उन नदियों में क्या है, बड़ी बड़ी नावें चलती थी और उन नावों के माध्यम से व्यापार होता था, परिवहन होता था। फिर दीर्घकालीन स्थायित्व। दीर्घकाल का मतलब लंबे समय तक शांति व्यवस्था बनी रही। पहले मौर्य साम्राज्य लंबे समय तक पूरे देश में एक ही राजा का शासन था, मौर्य राजाओं का ही शासन था, तो शांति व्यवस्था बनी रही, लड़ाई झगड़े नहीं होते थे अंदर,
जो अपराधी होते थे उनको पकड़ के दंड देते थे। बाद में गुप्त काल भी मतलब 250-300 साल तक बना रहा। तो इस दौरान भी देश में राजनीतिक स्थायित्व, शांति और सुरक्षा बनी रही। तो उससे क्या हुआ, देश का विकास हुआ और व्यापार का भी विकास हुआ। व्यापारिक जो मार्ग होते थे वो सुरक्षित हो गए थे, चोर डाकुओं का भय नहीं रहा। ठीक है। फिर स्वर्ण मुद्रा का चलन, यानी कि सोने के सिक्के उस समय चलाए जाते थे। वो सोने के सिक्के चलाए जाने से क्या हुआ, व्यापार का उस समय विकास हुआ। और दैनिक उपभोग की वस्तुएं, यानी कि रोजमर्रा के काम में आने वाली वस्तुएं स्थानीय बाजारों में उपलब्ध थी। और साथ ही विलासितापूर्ण वस्तुएं, यानी कि ऐशो आराम वाली वस्तुएं जो सिर्फ बड़े लोग, धनवान लोग, अमीर लोग ही काम में ले पाते थे। तो उन वस्तुओं को क्या है, बाहर से मंगवाया जाता था। दैनिक उपभोग वाली वस्तुएं तो अपने लोकल मार्केट में ही मिल जाती थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी विलासिता वाली वस्तुएं बाहर से मंगवाई जाती थी। जैसे आज भी बहुत सारे लोग, रिच लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, तो अपने पैसों का प्रदर्शन करने के लिए विदेशों से या बाहर से सामान मंगवाते हैं, घर में लगवाते हैं, ऑफिस में लगवाते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई मैं इतना पैसे वाला हूँ, है ना, मेरी औकात ये है। ठीक है। फिर सुरक्षा के लिए भी नियम होते थे, क्रेता और विक्रेता। क्रेता और विक्रेता का मतलब, क्रेता का मतलब खरीदार और विक्रेता का मतलब बेचने वाला। तो इनके हितों की सुरक्षा के नियम होते थे, यानी कि जैसे उपभोक्ता कानून, आज की तारीख में जिनको हम उपभोक्ता कहते हैं ना, कि जो ग्राहक होता है, कंज्यूमर होता है, उसके हितों की सुरक्षा हो। साथ ही व्यापारी के हितों की सुरक्षा के लिए भी उस समय नियम होते थे। कई बार क्या होता है कि जो ग्राहक होता है वो बेईमानी कर देता है ना, या झूठे इल्ज़ाम लगा देता है, चार्जेस लगा देता है व्यापारी के ऊपर। तो दोनों की सुरक्षा के लिए नियम थे उस समय। व्यापारिक और अन्य यात्राओं की सुरक्षा के समुचित प्रबंध उसमें किए जाते थे। व्यापारिक यात्राएं तो होती ही थी, व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते ही थे। साथ ही अन्य यात्राएं, जैसे घूमने फिरने के लिए भी कोई यात्रा हो रही है, ग्रुप में जा रहे हैं लोग घूमने के लिए, तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो इन यात्राओं की सुरक्षा के लिए सरकार प्रबंध करती थी। अब उस समय व्यापार के केंद्र कौन कौन से थे भारत में, तो व्यापार के केंद्रों में उज्जैन, पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्ति, आज का जो कोलकाता जो बंदरगाह है अपने पश्चिम बंगाल में राज्य में, उसके पास ही ताम्रलिप्ति, गंगा नदी के मुहाने पर, बंगाल की खाड़ी के पास में। फिर कौशाम्बी, मथुरा, पेशावर और पैठान। ठीक है ना, पेशावर, पैठान ये दोनों पश्चिमी भारत में थे, मथुरा पश्चिमी भारत में। अब विदेशी व्यापार की बात करते हैं। विदेशी व्यापार होता था बंदरगाहों के द्वारा। बंदरगाह कौन कौन से थे वो भी नाम आ जाएंगे आगे। किन किन देशों से व्यापार होते थे विदेशी व्यापार? चीन से, श्रीलंका, फारस, अरब, इथोपिया, बाइजेंटियन साम्राज्य। बाइजेंटियन साम्राज्य का मतलब होता है पूर्वी रोमन साम्राज्य। जो यूरोप महाद्वीप है उस यूरोप महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा और एशिया महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा ये शामिल था बाइजेंटाइन साम्राज्य में, जिसको महान रोमन साम्राज्य भी जिसको कहा जाता था किसी समय। तो इनके साथ हमारा व्यापार होता था। फिर चीन से चीनी रेशम जिसका नाम था चिनानशुक, इसका व्यापार होता था। इसकी भारत में काफ़ी डिमांड थी रिच लोगों के बीच में, धनवान लोग इसको काफ़ी पसंद करते थे। फिर रोमन साम्राज्य के साथ में हमारा व्यापार होता था रेशम का और मसालों का व्यापार होता था। मसाले काली मिर्च, लौंग, हल्दी, है ना, वो सारी चीज़ें जो गरम मसाले में आती है उनका व्यापार होता था। प्रमुख बंदरगाहों की अगर हम बात करें तो प्रमुख बंदरगाहों में थे पश्चिमी तट पर कौन कौन से? गुजरात के अंदर भृगुकच्छ जिसको भड़ोच कहा जाता है, आज इसको भड़ोच नाम है। फिर केम्बे बम्बई के पास में, सोपर, कल्याण, ये सभी पश्चिमी तट पर थे। और पूर्वी तट पर यानी कि पूर्वी भारत में बंगाल की खाड़ी के साइड से लगे हुए बंदरगाह थे गंगा के मुहाने पर, खास तौर से ताम्रलिप्ति बंदरगाह। अब आयात किस चीज़ का होता था हमारे देश में? चीन से रेशम मंगवाया जाता था, हाथीदांत इथोपिया से, इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित देश। फिर घोड़े मंगवाए जाते थे भारत में अरब, बैक्ट्रिया और फारस से। और निर्यात किन चीज़ों का होता था? मसाले, मोती,
वस्त्र, हाथीदांत और नील यानी कि जो कपड़े, वाइट कपड़े के अंदर डालने वाली होती है ना नील, उसका व्यापार होता था, निर्यात होता था। अब राजस्व के जो प्रमुख स्रोत थे उस समय, यानी कि सरकार की इनकम के स्रोत कौन कौन से थे? सरकार की इनकम के प्रमुख स्रोत थे, एक तो भाग का मतलब होता है जो कृषि उत्पादन होता है, जो फसल उत्पादन करता था किसान, उसका 1/6 भाग यानी करीब 17-18% जो है वो सरकार लेती थी। फिर दूसरा जो टैक्स होता था उसका नाम था भोग में फल फूल सब्जियां, ये जो है राजा को रोज पहुंचाना, राजा को, राज कर्मचारियों को रोज देना होता था, जिसको कहते हैं भोग या भोग लगाना, यानी कि उनको देना। फिर ऊपरी कर और उद्रंग, ये 2 प्रकार के कर जो हैं वो भूमि कर से संबंधित थे। फिर बात करते हैं भूमि कर के 2 रूप थे, यानी कि भूमि कर 2 रूप में लिया जाता था। एक नकद रूप में, नकद है ना पैसा, जिसको कहते थे हिरण्य, और दूसरा जो था इसका नाम था मेय का मतलब होता था अन्न के रूप में, यानी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है अभी जेब में और आपके पास अन्न पड़ा हुआ है, अनाज पड़ा हुआ है, तो अनाज भी आप टैक्स के रूप में जमा करा सकते थे, सरकार जमा करती थी। अब स्रोत, आय के स्रोतों में देखो, एक तो भूमि से प्राप्त होने वाले, फिर रत्नों का जो उत्पादन होता था, डायमंड्स, उनके ऊपर लगने वाला टैक्स, खाने यानी कि माइंस, ज़मीन के अंदर से जो निकाला जाता, नमक, ये सभी। और टैक्स का जो परसेंटेज होता था, कितना परसेंटेज लेती थी टैक्स के रूप में सरकार आपके इनकम का, वो 1/4 से 1/6, 1/4 होता है 25% और 1/6 होता है 17-18%, यानी कि 17-18% से लेकर के 25% तक टैक्स उस समय लगता था। अब प्राचीन भारत का जो स्वर्ण युग कहा गया है गुप्त काल को, उसके बारे में देखिए फाहियान क्या कहता है। फाहियान उस समय जब आया था भारत यात्रा पर गुप्त काल में, तो इसने क्या कहा, धार्मिक सहिष्णुता थी उस समय, न्याय व्यवस्था क्या थी, सरल थी, लेकिन दंड व्यवस्था कठोर थी। फिर अपराधों की न्यूनता का मतलब अपराध बहुत ही कम होते थे, और संपत्ति की सुरक्षा यानी कि लोगों की संपत्ति सुरक्षित थी। ठीक है। फिर अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण का मतलब उस समय मुद्रा चलती थी, करेंसी, सिक्के चलते थे उस समय। ठीक है। फिर औद्योगिक व्यवस्था और व्यापारिक व्यवस्था वो थी उन्नत अवस्था में। ठीक है। उद्योग उन्नत थे, व्यापार उस समय उन्नत अवस्था में था। ठीक है। कला के क्षेत्र में कला का भारतीयकरण किया, ये हम पढ़ चुके हैं, उसमें आध्यात्मिकता और शालीनता के दर्शन होते हैं। स्थापत्य के अंतर्गत मूर्ति कला, मंदिर निर्माण कला, वो भी अपने चरम पर थी। बहुत बड़े बड़े और भव्य मंदिरों का निर्माण उस समय किया गया, राजाओं के द्वारा करवाया गया। और यह मंदिर किससे संबंधित थे, हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म, सभी धर्म के मंदिर, इमारतें बनवाई गई, भवन बनवाए गए और मूर्तियां भी उस समय बनवाई गई थी, जो कि किस बात को साबित करते हैं, सामाजिक सद्भाव को साबित करते हैं कि शासक जो थे, जो राजा महाराजा थे, वो भी क्या थे, धर्म को लेकर काफ़ी सहिष्णु थे और जनता भी सहिष्णु थी। क्योंकि अजंता की गुफाओं से जो है हमें हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों के से संबंधित सामग्री हमें एक ही अजंता की गुफा से मिल जाती है, बाकी गुफाओं से मिल जाती है। प्रमुख विद्वानों की बात करें उस समय, ठीक है, राइटर्स उस समय जो थे, कालिदास, हरिशेन, विष्णु शर्मा द्वारा उच्च कोटि के साहित्य की रचना उस समय की गई। कौन कौन से साहित्य, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर साइंटिस्ट के बारे में हम देख चुके हैं, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, नागार्जुन, इनके द्वारा विज्ञान के विभिन्न शाखाएं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, इन सब का विकास हुआ। फिर भारतीय संस्कृति का ज्ञान और संस्कृति का विदेशों में प्रसार हुआ, यानी कि बाहर से जो लोग हमारे देश में घूमने फिरने आते थे, जैसे चीनी यात्री आ रहे या दूसरे देशों के यात्री आ रहे थे, तो वो यहाँ पर जो कुछ भी देखते थे वो वापस अपने देशों में जाकर के बताते थे, या फिर यहाँ से वो जो है बहुत ही मूल्यवान जो पुस्तकें होती थी, जो ज्ञान से भरी होती थी, वो उनको अपने देश में ले जाते थे और अपनी भाषा में उसको अनुवाद करते थे।
तो अनुवाद करने के बाद वहाँ के लोकल भाषा में जब अनुवाद ट्रांसलेट किया जाता तो वहाँ के लोग उसको पढ़ सकते थे और पढ़ करके वो भारतीय संस्कृति से रूबरू हुए, परिचित हुए। इन सभी कारणों से क्या हुआ, उपलब्धियों से गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। और ये सारी बातें कौन बताता है हमें? वो बताता है फाहियान, जो कि उस समय भारत आता है। फाहियान जब भारत आया तो उसने अपने अनुभव, इस सब के संबंध में अपने अनुभव अपनी पुस्तकों में लिखे थे, अपने यात्रा विवरण में लिखे थे, उससे हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है। अब बात करते हैं हम आगे फाहियान की भारत यात्रा का वर्णन के बारे में हम बात करते हैं। छोटा सा टॉपिक और रह गया है, इसके साथ हम इसको एंड करते हैं। तो भारत यात्रा के वर्णन में जो ये आया था, किस समय आया था? 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक यह भारत में रहा था और इसने अपनी रचना में आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति जो उस समय थी भारत की, उसका इसने वर्णन किया है। अब वो क्या बोलता है? सबसे पहली बात, समाज में ज़्यादातर लोग शाकाहार का प्रचलन करते थे, शाकाहार करते थे। अस्पृश्यता समाज में पाई जाती थी, यानी कि छुआछूत की प्रथा भारत में थी। जनजीवन, लोगों का जीवन जो है वो सादा था और लोग ज़्यादातर अहिंसक थे। ठीक है, हिंसा नहीं होती थी दैनिक जीवन में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, जो वो क्या कहता है फाहियान, बौद्ध धर्म का पतन, यानी कि धीरे धीरे बौद्ध धर्म खत्म होता जा रहा था। बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि पहले जब अशोक जब शासक था मौर्य साम्राज्य के दौरान, वो स्वयं बौद्ध धर्म बन गया था और उसने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था, इसलिए बौद्ध धर्म की काफ़ी अधिक प्रगति हुई। लेकिन फिर क्या हुआ कि गुप्त साम्राज्य आया और गुप्त साम्राज्य में लगभग जितने भी शासक हुए वो सभी हिंदू धर्म को मानने वाले थे, हिंदू धर्म की परंपराओं को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या कम होती चली गई। लेकिन हिंदू धर्म को तो मानने वाले थे, लेकिन फिर भी वो क्या थे, समाज में धार्मिक समानता थी। शासक या कोई भी अधिकारी भेदभाव नहीं करता था और धार्मिक स्तर पर सहिष्णुता थी उस समय। और ब्राह्मण और वैष्णव धर्म का उसमें विकास होता है। वैष्णव धर्म या ब्राह्मण धर्म का, यानी कि विष्णु के अवतारों की पूजा करने वाली जो शाखा है वो कहलाती है वैष्णव धर्म, इसका विकास हुआ था। फिर करों का बोझ का अभाव, करों के बोझ का अभाव, यानी कि जनता पर कर ज़्यादा नहीं थे, यानी कि बहुत ही कम कर लगाए जाते थे, क्योंकि एक तो सरकार की ज़रूरतें भी कम थी, लोगों की ज़रूरतें भी कम थी, इसलिए ज़्यादा कर थे नहीं उस समय। दंड व्यवस्था सरल थी, लेकिन न्याय व्यवस्था सरल थी, लेकिन दंड व्यवस्था जो कठोर थी। कठोर होने से क्या हुआ, अपराध कम हो गए। ठीक है ना, कठोर दंड देंगे तो लोग क्या है उससे डरेंगे कि अगर हम अपराध करेंगे तो हमें ये दंड मिलेगा, इसलिए इसमें सुधार हुआ। फिर चोर डाकुओं से अभय, यानी कि चोर डाकुओं का भय नहीं था, क्योंकि अपराध नहीं थे, दंड व्यवस्था कठोर थी। ठीक है ना, तो उससे चोर डाकू जो है उनमें भय व्याप्त था, लोग उनके डर से मुक्त हो गए। फिर प्रजा के निजी कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं, यानी कि प्रजा अपने रोज के दैनंदिनी में जो भी कार्य कर रही है ना, अपने पर्सनल लाइफ में, उसमें सरकार किसी भी प्रकार का दखल नहीं देती थी। ठीक है, इसके बाद विनिमय का आधार, यानी कि जो वस्तुएं खरीदने बेचने का जो काम होता था उस दौरान, जैसे हम बाजार से कोई भी वस्तु लेके आए, बदले में हम उनको क्या देते हैं, मुद्रा देते हैं, करेंसी देते हैं, पैसा देते हैं। और वो किस रूप में होता है, सिक्के के रूप में, या 1000, 2000, 500, 150 के नोट के रूप में होता है। वो देकर के हम बाजार से वस्तु खरीद के लाते हैं। तो उस समय विनिमय का ये आधार क्या था, कौड़ियाँ। उस समय कौड़ियाँ चलती थी। और वस्तुओं का मतलब, कौड़ियाँ का मतलब मुद्रा विनिमय भी हो गया और वस्तु विनिमय भी हो गया, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु और वस्तु के बदले मुद्रा के रूप में उस समय कौड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। अब लोग उस समय काफ़ी संपन्न थे। ठीक है, यानी कि संपन्न का मतलब ज़्यादा अमीर नहीं, तो सभी लोग, जितने भी लोग थे, आम जनता की भी आवश्यकता की जो वस्तुएं होती थी उनकी पूर्ति हो जाती थी, आजीविका आराम से चल जाती थी। इसका मतलब लोग संपन्न थे और जनहित के कार्यों में, यानी कि धर्म कर्म के कार्यों में लोग रुचि लेते थे, सरकार भी रुचि लेती थी और सरकार जनता के हित के लिए कार्य करती थी।
तो लोग संपन्न थे, ठीक है। और बड़े बड़े लोग जनहित के काम करवाते थे, जैसे कुएं बनवाना, बावड़ियाँ बनवाना, तालाब बनवाना, है ना, मंदिर बनवाना, इस तरह से धार्मिक कार्य करते थे। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे जल्दी ही हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से आपसे निवेदन, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। गुड बाय।